चलिए आज आपको भारत के आर्थिक सफर की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की, जबरदस्त नाकामियों की और फिर एक कमाल की वापसी की। ये कहानी है पंचवर्षीय योजनाओं की और उस एक खास प्लान की जिसे जरा सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश गरीबी से निकलकर एक मॉडर्न इकोनॉमी बनने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय करता है। लेकिन क्या हो अगर वो शानदार प्लान एक भयानक संकट से टकराकर चूर चूर हो जाए। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद से। उस वक्त भारत के नेताओं के सामने एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका हल, एक हिम्मत भरा और पहले कभी न आजमाया गया आइडिया, एक ग्रैंड सेंट्रलाइज्ड प्लान। तो देखिए, 1950 में बना प्लानिंग कमीशन। ठीक एक साल बाद 1951 में आ गई पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका मेन फोकस था खेतीबाड़ी पर। और पता क्या, ये कामयाब भी रही। इस कामयाबी से उत्साहित होकर भारत ने एक और भी बड़ा दांव खेला। दूसरी योजना में फोकस खेती से हटाकर भारी उद्योगों पर कर दिया गया। एक ऐसा कदम जिसका मकसद भारत को दुनिया के इंडस्ट्रियल मैप पर लाना था। तो असल में इन योजनाओं का मकसद क्या था? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था। हर 5 साल में सरकार ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सबसे जरूरी आत्मनिर्भरता के लिए एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाएगी। मतलब एक ऐसा भारत बनाना जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न हो। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लान नहीं था, ये एक देश का भविष्य बनाने का मिशन था। दांव पर बहुत कुछ लगा था। शुरू में जो कामयाबी मिली उससे पूरे देश में एक जोश भर गया था। ऐसा लग रहा था कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। पर फिर आई तीसरी योजना, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य इतने बड़े थे कि उन्हें याद रखने के लिए एक छोटा सा शब्द बनाया गया, सैड। और देखिए किस्मत का खेल, ये छोटा सा शब्द सैड ही इस एम्बिशियस प्लान के दुखद अंत की भविष्यवाणी बन गया। तो इस SAD का मतलब क्या था? S मतलब सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनना, A मतलब एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी और D मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री यानी उद्योगों का विकास। कागज पर तो ये लक्ष्य बहुत शानदार लग रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और ही होने वाली थी। और ये चार्ट सारी कहानी बयां कर देता है। टारगेट रखा गया था 5.6% की ग्रोथ रेट का, और असल में मिली कितनी? सिर्फ 2.4%। मतलब टारगेट से आधे से भी कम। ये एक चौंकाने वाली नाकामी थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसी वजह से इसे अक्सर भारत की सबसे नाकामयाब योजना कहा जाता है। और इस नाकामी ने देश को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? एक इतनी सोची समझी योजना इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गई? इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं, बल्कि एक के बाद एक आए कई संकटों में छिपा है। इससे आप मुसीबतों का एक तूफान कह सकते हैं। पहले 1962 में चीन से जंग, फिर ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान से जंग। इन दोनों लड़ाइयों ने देश के खजाने को लगभग खाली कर दिया। और मानो इतना काफी नहीं था कि 1965-66 में भयानक सूखा पड़ गया, जिससे देश में अकाल जैसे हालात बन गए। अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से घुटनों पर आ चुकी थी। अब ऐसे मुश्किल हालात में सरकार को ये समझ आ गया कि पुरानी योजनाओं पर चलने से काम नहीं बनेगा। उन्हें कुछ बिल्कुल अलग, कुछ बड़ा सोचना था। और यहीं से जन्म हुआ प्लान हॉलिडे के आइडिया का। तो ये प्लान हॉलिडे था क्या आखिर? आसान भाषा में कहें तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से 3 साल का ब्रेक था। लंबे चौड़े लक्ष्यों को किनारे रखकर सरकार ने 1966 से 1969 तक हर साल के लिए अलग अलग प्लान बनाए। मकसद सीधा था, जो आग अभी लगी है पहले उसे बुझाओ। इस दौरान 3 बड़े और हिम्मत वाले फैसले लिए गए। पहला, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपए का डीवैल्यूएशन किया गया। मतलब हमारे सामान विदेशों में सस्ते हो गए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी था, खाने की कमी से निपटने के लिए खेती को पहली प्राथमिकता बनाया गया। और तीसरा, अब जो प्लान बन रहे थे वो ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल थे। और जानते हैं, इसी प्लान हॉलिडे के दौरान भारत के इतिहास को बदलने वाली एक चीज शुरू हुई, हरित क्रांति या द ग्रीन रेवोल्यूशन। ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, खाद
और बेहतर सिंचाई का इस्तेमाल करके भारत ने खुद को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का मिशन शुरू किया। एक ऐसा मिशन जिसने देश का भविष्य ही बदल दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। इस मुश्किल दौर में एवरेज सालाना ग्रोथ रेट 6.9% तक पहुंच गई। सोचिए, ये तो तीसरी योजना के बड़े बड़े टारगेट से भी ज्यादा थी। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि कभी-कभी मुश्किल हालात में लिए गए प्रैक्टिकल फैसले ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। प्लान हॉलिडे सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं बचाया, बल्कि इसने भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर पूरी सोच ही हमेशा के लिए बदल दी। असल में ये एक पूरे दौर के खत्म होने की शुरुआत थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। 1951 में जो सफ़र शुरू हुआ वो 1966 के संकट से गुजरा और आखिरकार 2014 में ख़त्म हुआ, जब प्लानिंग कमीशन को ही भंग कर दिया गया। और 2017 में भारत की आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही ये 66 साल लंबा दौर ख़त्म हो गया। तो अब सवाल है कि प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आया? 2015 में बना नीति आयोग। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच में एक ज़मीनी बदलाव था। देखिए, जहां प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन काम करता था, मतलब केंद्र दिल्ली में बैठकर राज्यों के लिए प्लान बनाता था, वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह है। ये राज्यों को सलाह देता है और बॉटम अप अप्रोच को, यानी नीचे से ऊपर की तरफ प्लानिंग को बढ़ावा देता है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। भारत ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के दौर से एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कोऑपरेटिव मॉडल तक का लंबा सफ़र तय किया है। तो सवाल यही है, 66 सालों के इस अनुभव से सीखते हुए भारत की ये नई आर्थिक रणनीति आने वाले दशकों में देश के भविष्य को कैसे शक्ल देगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।